दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे एनसीएफ आरटी 2009 आरटी 2009 दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, बने रहे। आज टोटल कंप्लीट आरटी और एनसीएफ दोनों को आज अपन कंप्लीट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। सीक्रेट का फुल डिजिटल कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट फुल प्रिपरेशन आपको मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह एक शिक्षा संबंधी सबसे नवीन दस्तावेज है। जी हाँ, जिसको एचआरडी के अनुसार, इसके एचआरडी जिसको अभी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उनके अनुशंसा पे ये तैयार की गई थी एनसीएफ 2005 को। जी हाँ, अब एनसीएफ 2005 यह तैयार किया गया था, प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य लक्ष्य था, बिना बोझ के शिक्षा। जी हाँ, बिना बोझ के शिक्षा एनसीएफ 2005 का गोल था, टारगेट था। आगे देखते हैं अन्य सिफारिशें क्या क्या थी इनकी। अन्य सिफारिशें ये थी, वैसी शिक्षण विधिया का इस्तेमाल जिसमें करके सीखना माने लर्निंग बाय डूइंग हो, स्टूडेंट खुद से करे, ऐसा शिक्षा हो। पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान माना न जाए, मतलब जो बुक्स है पाठ्य पुस्तक से उसे एक नॉलेज के रूप से आप उसे ना माने। ये 2005 की सिफारिशें थी। अब अन्य सिफारिशें और थी, मोटी मोटी पुस्तकें। जी, मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक विद्यालय की असफलता को दिखाती है। मतलब मोटी मोटी बुक्स को उन्होंने इग्नोर किया था। बोला मोटी मोटी बुक्स के जगह लिमिटेड बुक्स हो, लेकिन उसके अंदर मल्टी नॉलेज, मतलब चारों तरह से ऑल सब्जेक्ट, ऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का हो, उस तरह का वो सोच रहे थे। शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना, मतलब स्टूडेंट को नैतिक शिक्षा के बारे में ज्ञान देना कि ये पेरेंट्स है, ये भारत है, ये चीज़ें है, मोरल, जैसे मोरल थिंकिंग, ये इस तरह का ज्ञान स्टूडेंट के अंदर शुरुआती से देना। जी हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अन्य सिफारिशें। अब अन्य और कुछ सिफारिशें क्या क्या थी। भाषण देकर नहीं, जी हाँ, भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, अच्छे वातावरण देकर शिक्षा देना, ये एनसीएफ 2005 की सिफारिशें थी। दूसरा था प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित न करना कि पुरस्कार जीतने के लिए करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट हो वो सिर्फ अवार्ड के लिए ही कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके प्रतिस्पर्धा, उनके अंदर चैलेंजेस हो, खुद से इंटरेस्ट लेवल हो, खुद से करे, इस तरह का एक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको अवार्ड के लिए ही कोई भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट, किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये 100% आपके ऑप्शन में भी मिल जाते हैं। जो किताबी ज्ञान है ना, 1 2 3 4, अब अपन सिखाना है 2 और 2 4 होता है, तो वो बच्चे से पूछिए, आप मार्केट गए थे, क्या लिए थे? चॉकलेट। 1 चॉकलेट लिए, 1 चॉकलेट और मिला, आपको कितने चॉकलेट हो गए? 2। उनके रियल लाइफ से मैच होना चाहिए ताकि बच्चे का अधिगम स्ट्रॉन्ग हो। रटने की विधि को हतोत्साहित किया जाए। रोट लर्निंग, रटना, ये जहाँ भी आ गया ये तो नेगेटिव ही टैग वर्ड है। इनको ख़त्म करना, रोट लर्निंग हमें नहीं करना है। ये एनसीएफ 2005 की सिफारिशें है। नेक्स्ट क्या, पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप सिलेबस को ये करना है, कंप्लीट करना है पाठ्यक्रम को, ये पाठ्य पुस्तक पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का केंद्रित ना हो। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्र के मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थियों का निर्माण करना एनसीएफ 2005 इसकी सिफारिशें करती है। अब कुछ अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो, उनको जोड़ा जाए, उनको स्टूडेंट का क्या प्लस क्या माइनस है, क्या एक्टिव चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, टीचर्स पेरेंट्स एक साथ माने बच्चे का डेवलपमेंट के लिए एक साथ जुड़े। जी हाँ, कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात
बात की बात से बचा जाए। जी हाँ, कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए। इन द सेंस ये है, शांत रहो, अनुशासन, ये डिसिप्लिन, इस तरह का चीज़ों से बचा जाए। ये इनका ये कहना है एनसीईआरटी 2005 का। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलना चाहिए। जी हाँ, एक तो लाइब्रेरी होना चाहिए और लाइब्रेरी में भी ओपन टाइप का चूजन होना चाहिए। वो कुछ भी लेके, ओपन टाइप का होना चाहिए, कुछ भी कहीं से भी लेके वो पढ़ सके, इसके लिए छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी है, लॉकर है, चीज़ें है, उसमें बाउंडेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित संसाधन समय से पहुंचाना चाहिए। टीचर को जो टीएलएम चाहिए, टीचर लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें प्रोवाइड करना ही शिक्षा एनसीईआरटी 2005 इसकी सिफारिशें करती है। अब देखिए आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्या कहें, सन 2002 में हमारी संसद का 86 संशोधन, जी हाँ इसे याद रखेंगे, सन 2002 में 86 संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 तक के आयु 6 से 14 वर्ष को बच्चे का मौलिक मूल अधिकार बनाया गया है। इन द सेंस यहाँ पे कहना ये है, एक क्लास से लेकर कक्षा 8 तक बच्चे को, और जिसकी उम्र 6 वर्ष है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक को अधिक माने इनको शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना, इनका ये मेन मकसद था। इसी के लिए ये नियम बनाया गया था। नेक्स्ट, विकलांग बच्चे के केस में अब 4 साल, वहाँ पे 14 था, 4 साल बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाता 18 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। भाग 3 और अनुच्छेद 21A में यह रखा गया है। इस प्रावधान को भाग 3 अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इसके प्रावधान, जी हाँ, इसके प्रावधान क्या है, ये तो मैंने आपको अभी ये तो अभी करा दिया। नेक्स्ट, हाँ, भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त, जी हाँ, भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पास किया। इसको कब पास किया? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति जी ने इन्हें 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया। जी हाँ, अब ये क्वेश्चंस भी बन सकता, भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पास किया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने इन्हें 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया। पूरे देश के स्कूलों में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगर आपसे पूछा गया आरटीई 2009 कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होने चाहिए। जब से ये लागू हुआ, मैंने कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 5 साल के बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, 5 साल हो गए हैं तो ट्रेन टीचर ही वहाँ पे काम करेंगे, अनट्रेंड नहीं काम करेंगे। 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। जी हाँ, टोटल जितना भी बच्चे हैं स्कूल से बाहर ना रहे, वो स्कूल में आए, पढ़े। ये टारगेट था गवर्नमेंट का। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। इन द सेंस कोई एग्ज़ाम ना हो, उनको एक्टिविटी, इन चीज़ों को देख के उन्हें आगे प्रमोट किया जाए, उन्हें कभी भी रोका ना जाए, फेल ना किया जाए। बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे जो फेल कर रहे हैं इसके पीछे कि वो उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फेल कर रहे हैं यानी कि कुछ तो उनके अंदर एक्टिविटीज़ है जिनको हम कर नहीं पा रहे होते हैं या उन्हें डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनका कहना यही है। प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करें। स्कूल में प्रतिदिन 7.5 घंटे, याद रखेंगे, 1 वीक में 45 घंटे और पर डे 7.5 घंटे काम करें। अध्यापक केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाए, सिर्फ 3। या अभी तो बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन 3, एक जनगणना में लगाया जाए, एक आपदा में लगाया जाए, एक चुनाव में लगाया जाए। इसके अलावा कोई भी अनप्रोडक्टिव कामों में टीचर्स को ना लगाया जाए। ये NEP 2009 का ये कहना है। जी हाँ, अब देखिए
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक में 30 बच्चे पे, जी हाँ, प्राथमिक जो 1 to 5 है उस पे 1 to 5 में ये कहा गया है कि 1 to 5 में वो प्राथमिक में 30 बच्चे में एक टीचर और उच्च प्राथमिक 6 to 8 वाले में 35 बच्चे में एक अध्यापक होना चाहिए। जी हाँ, 1 to 5 की बात करें, प्राथमिक क्लासों में 30 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए और उच्च प्राथमिक में 35 में एक टीचर्स होने चाहिए। बच्चे, जी हाँ, बच्चे के व्यक्तित्व को शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना, ताकि बच्चों का व्यक्तित्व संपूर्ण विकास हो सके। शैक्षिक और सशैक्षिक इन द सेंस क्या है, स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो, वो खेल भी खेले, वो एक्टिविटी भी करे, रोल प्ले भी करे, दोनों पक्षों का शारीरिक मानसिक सारों इनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनका कहना यही है। अब स्कूल प्रबंधन समिति, जी हाँ, इनका क्या कहना है, 3/4 अभिभावकों में 1/2 संख्याओं माताओं की होगी, मतलब 3/4 अभिभावक होंगे जो समिति बनते हैं आज गवर्नमेंट स्कूलों में, पंचायतों से और नगर निगम स्कूलों में बनते हैं। इसमें समिति में 3/4 अभिभावकों में से, अभिभावक 3/4 तो होंगे, लेकिन अभिभावकों में से 1.2 मैंने उसका आधा माताओं की होगी और 2 अध्यापकों को प्रधानाचार्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा निर्मित व्यक्ति होगा। जी हाँ, फिर से रिपीट करें, 3/4 तो अभिभावक होंगे, उनमें से आधा महिलाएं मतलब माताएं होंगी और 2 अध्यापकों को प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने हुए 2 अध्यापकों को प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा होगा। अब क्या है इनका कहना, ये शिकायत के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, जी हाँ, प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब अभिभावकों के बच्चे को शामिल करना है, 25% गरीब बच्चों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। ये हमारा NCPCR के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये कहना है। इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी है। जी हाँ, यदि बच्चों से फीस लिया गया तो 25,000 से का दंड है और अगली बार EWS बच्चे से अगर लिया तो आपको 50,000 का फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर गरीब बच्चों से आपने पेमेंट लिया, नॉर्मल बच्चे हैं, तो 25,000 का फाइन लगेगा। अगर EWS से लिया मतलब कोई दिव्यांग असुविधाग्रस्त बच्चे हैं तो आपका फीस डबल हो जाएगा, आपको 50,000 देने पड़ेंगे। कंपटीशन फीस लेने का इसका दंड 10 गुना ज़्यादा लग जाएगा। जी, कंपटीशन फीस अगर आप लेते हो तो इसका दंड 10 गुना यानी कि 25 का 2.5 लाख हो जाएगा दोस्तों, ये इनका कहना है। अब इसी से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है। जी हाँ, बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के द्वारा। जी हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विद्यालय में हम लोग शारीरिक दंड ये सब कभी नहीं करेंगे, ये NCF 2005 का द्वारा ये बैन किया गया। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। गलतियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? NCF 5 के अकॉर्डिंग यह अध्यापकों को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराना। दोस्तों डांटेंगे ही नहीं, ये तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, खत्म करिए। ये बच्चे की विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों का पहचान करने में सहायता करती है। ये अभी तक पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ये कक्षा में कुछ बच्चे को हटाने के लिए तो एक नेगेटिव है, क्यों हम हटाएंगे क्यों बच्चे को? यह विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण एक टैग वर्ड है। दोस्तों हमारा सेकंड आंसर, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि, अंदर से बच्चा क्या सोचता है, कैसा फील कर रहा है, कैसा आगे उसकी कहाँ पे वो प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे उसको शॉर्ट आउट करे, ये वहाँ हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम और शिक्षक को इसके निष्पादन में मदद करनी चाहिए। किसके निष्पादन में देखते हैं, शिक्षार्थियों के साथ पूरी तरह से बनने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षार्थियों को पूरी तरह से बनने के लिए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षक को निष्पादन में मदद करनी चाहिए। इसके अच्छे ग्रेड पाने के लिए पहले ग्रेड को तो ख़त्म ही कर दीजिए, ये तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सीखने वाले अच्छे संचारकों को बनने के लिए, जी हाँ, शिक्षा, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, मतलब जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम और शिक्षक का निष्पादन में किस तरह से मदद करती है। मैंने शिक्षार्थियों के साथ पूरी तरह से
बनने के लिए पाठ्यक्रम या शिक्षार्थियों को आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए और सीखने वाले अच्छे संचालकों को बनने के लिए। जी हाँ, द लर्नर्स टू बिकम गुड कम्युनिकेटर्स। जी हाँ, एक सबसे फोर्थ आंसर, हम एक कम्युनिकेटर संचालक के रूप से बनने के लिए ही पाठ्यक्रम शिक्षक इसका निष्पादन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते फोर्थ, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। शिक्षार्थी की कल्पना को समृद्ध बनाने में सहायता करना, एक शिक्षार्थी के आत्मसम्मान मूल्यों का विकास करना, सीखने वालों को कम से कम 2 भाषाओं में उजागर करना, शिक्षार्थी को पाठ को अच्छी तरह से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। पहले तो हम अच्छी तरह से ये केंद्रित ये करेंगे नहीं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता तो आप नेगेटिव को हटाते जाए, आपका क्वेश्चंस की ओर आप चलते जाएंगे। सीखने वालों को कम से कम 2 भाषा, हम कभी बैन नहीं लगाएंगे कि 2 भाषा सीखे या 4 भाषा में उजागर करें, ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थियों को आत्ममूल्य का विकास करना। जी हाँ, डेवलप द लर्नर सेल्फ, आत्ममूल्य। और इससे आगे ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों की कल्पना को समृद्ध बनाने में सहायता करना, मतलब हेल्प, मतलब वो जो स्टूडेंट कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, उनको हम डेवलप करें, समृद्ध बनाएं। ये हमारा आंसर 2005 कहती है। जी हाँ दोस्तों, 5 क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। जी हाँ, चाहे राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। जी हाँ, तो दोस्तों हिंदी जो है एक राजभाषा है, ये हमेशा याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए। अब विज्ञान को क्यों बल देना चाहिए देखते हैं। शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना, पहले तो न्यूनतम करेंगे ही नहीं। शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान के आधार को बढ़ावा देना, ये कोई मज़ा नहीं आया। कक्ष में अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों को मदद। जब भी आ जाए बाहर की दुनिया से जोड़ना दोस्तों, हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है। विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को मदद करना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को दोस्तों हम सबसे, ये भी एक पॉजिटिव है लेकिन एक लिमिटेड वे में है, लेकिन ये उससे बड़ा है। विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये एक ब्रॉड, हमारा जो ब्रॉड आंसर है वो है। जी, व्यापक आंसर, हम व्यापक को ही चुनेंगे दोस्तों। सीटेड में आपकी आईक्यू लेवल, मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखा जाता है कि आप ब्रॉड कैसे सोचते हो, बस यही है सीटेड। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा जी किस स्तर से शुरू की गई है। जी हाँ, मतलब राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा कहाँ से, मतलब किस स्तर से शुरू की गई। शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक। दोस्तों प्राथमिक प्राइमरी लेवल से हमारा 3rd से ही हमारा पाठ्यचर्या में पर्यावरण को शामिल किया गया, क्योंकि उनका कहना ये था उससे पहले बच्चे उतना वो होते नहीं जो उसे एब्जॉर्व कर ले, उसे अडेप्ट कर ले, इसलिए 3 to 5 इसे शामिल किया गया। जी हाँ, अब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी और 8वीं कक्षा तक विद्यालय के लिए पूर्णकालीन मुख्य अध्यापक उपलब्ध कराया जाए, और जहां बच्चे प्रवेश की संख्या। जी हाँ, तो अब ये कहा गया है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6ठी से 8वीं कक्षा मतलब अपर प्राइमरी लेवल तक विद्यालय के लिए पूर्णकालीन मुख्य अध्यापक उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो मुख्य अध्यापक हो वो वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे जहाँ बच्चे की प्रवेश कम से कम कितने बच्चे की प्रवेश होना चाहिए, जहाँ पे मुख्य अध्यापक का ज़रूरी हो, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रधानाध्यापक। जी हाँ दोस्तों, वो 120 से ऊपर हमारा मुख्य अध्यापक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है। जी हाँ, निर्माण का दायित्व किसका, विद्यालय मुख्य अध्यापक का।
विद्यालय प्रबंध समिति का, खंड शिक्षा पदाधिकारी का, समूह स्रोत विद्यालय प्रबंध समिति का। दोस्तों वो जो समिति बनाया जाता है जो मैंने अभी ऊपर आपको रीड कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अनुच्छेद 45 से हटाकर 20A में रखा गया है। अब ये अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे का शिक्षा का देखभाल, 0 से 14 वर्ष नहीं था, 14 वर्ष से अधिक आयु बच्चे की शिक्षा का देखभाल, 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों का शिक्षा का देखभाल। जी हाँ, मतलब 45 किससे संबंधित है? अब ये देखें, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का शिक्षा का देखभाल। दोस्तों 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का शिक्षा का देखभाल, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे शिक्षा का देखभाल, 14 वर्ष तक विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे। जी हाँ, मतलब 14 वर्ष तक के जो एक्चुअली 6 से 14 वर्ष था, यहाँ पे क्वेश्चन वही पे है, उसी के बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट लेंगे, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंशिक रूप से प्रतिबंधित है। ये तो पूरा प्रतिबंधित है, आंशिक क्या है? ये तो पूर्ण है, इसे आप आगे देखेंगे ही क्या, देखना ही नहीं है दोस्तों। आगे और देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे काम करना है? जी हाँ, कितने कार्य घंटे काम करना है आपको? 45। जी हाँ दोस्तों, मैंने पढ़ाया 45 और डेली वीकली 45 और डेली बेस पे 7.5 घंटा। जी हाँ, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी, मतलब 62 विद्यार्थी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए? अगर 62 है तो आपको कितने पहले तो आप देखेंगे कि 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल है, 62 है, यानी कि वहाँ पे था 30 बच्चे पे एक टीचर, 30 बच्चे पे एक टीचर था, तो 30 60 62, यानी कि 2 ज़्यादा है, वहाँ पे 3 टीचर चाहिए हमें, क्योंकि 30 पे 1 बच्चे तो 60 पे 2 बच्चे और 2 बच्चे अधिक है तो 1 टीचर और चाहिए, मुझे 3 टीचर चाहिए। जी, अपर प्राइमरी में 35 था, 1 to 5 के में हमें 30 बच्चे में 1 टीचर चाहिए, और 6 to 8 अपर प्राइमरी में 35 में हमें एक टीचर चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 62 है, यानी कि 30 पे 1 तो 60 पे 30 पे फिर 1 लगेगा, 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि मुझे 3 टीचर की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 है, विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। जी हाँ, उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाए? जी हाँ, कक्षा 2 से विद्यालय छोड़ चुके हैं, अब वो 13 वर्ष का है अभी वो, तो अभी उसे कहाँ पे दाखिला लेंगे? तो जहाँ 2 वर्ष जो छोड़ा है वो उनके हम कक्षा 3 में दाखिला देंगे। दोस्तों टोटल मैंने सब्जेक्ट वाइज इसे कंप्लीट किया। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें और सीटेट का फुल प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में जाके देखिए, धमाकेदार एक से एक वीडियो आपको मिलेगा। बने रहे, आपका अपना ही चैनल और आपके लिए बनाया गया यह चैनल सीटेट राजा। सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, ये चैनल आपका है।